देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल से मिलेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी। दोपहर 2 बजे होगी मुलाकात। राज्यपाल से मिलेंगे 11 अभ्यर्थी। राज्यपाल ने दिया है मिलने का समय। प्रशांत किशोर के अनशन को लेकर ये बड़ी पहल की गई है। बीपीएससी के मुद्दे पर बातचीत होगी। राज्यपाल से छात्रों के हित की उम्मीद, प्रशांत किशोर का ये कहना है। और छात्रों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल हैं सुभाष कुमार ठाकुर, सौरभ कुमार, अनुराग, आकाश आनंद, अमन कुमार, संदीप गिरी, राम कश्यप, ऋषभ कुमार, निखिल, संदीप सिंह, नीतीश कुमार। धन्यवाद। मैं छात्रों का शुक्रगुजार हूँ। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि छात्रों के साथ न्याय हो, इनकी बात सुनी जाए, मानी जाए न मानी जाए वो अलग मुद्दा है। ये आंदोलन आपको ये समझना है, आंदोलन ये हठधर्मिता नहीं है कि हमारी बात मानिए। आंदोलन इस बात की है कि कम से कम जो बेसिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, छात्रों को अगर कोई गलती बात लग रही है तो उनसे मिल लीजिए। अभी तक मुख्यमंत्री मिले तक नहीं है, बहुत दुखद है। और मैं इसलिए हृदय से राज्यपाल का धन्यवाद कर रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने इतनी सहृदयता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है, बच्चों को बुलाया है। तो मेरा विश्वास है कि आपके रहते हुए इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा और अच्छा कुछ निकलेगा। बच्चे जाएं, आप वापस अपने पढ़ाई और अपने तैयारी में लगें, यही होना चाहिए। बाकी हम लोग की जो राजनीति है वो तो रोज चलती रहेगी, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इन बच्चों का रास्ता निकले, यही आशा और अपेक्षा है। बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभी एक बैठक चल रही है पटना के शेखपुरा हाउस में, और काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। देखिए, और ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो कमेटी गठित की गई थी उसी कमेटी के लोग हैं। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पहल के बाद यह प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे मिलने जाएगा। तस्वीरों में देखिए, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इनके साथ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो भी नज़र आ रहे हैं। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो मिलने जाएंगे राज्यपाल से, वो भी बैठे हुए। मंत्रणा चल रही है और कोशिश यही है कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाए राज्यपाल से मिलने के लिए। और कोशिश ये भी है कि इस प्रतिनिधिमंडल में केवल बीपीएससी के ही अभ्यर्थी होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा मिलने नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर अब भी अनशन पर हैं। हालांकि राज्यपाल ने कोशिश की थी कि वो अपना अनशन जो है वो तोड़ दें, लेकिन प्रशांत किशोर ने अनशन नहीं तोड़ा है और वो अभी भी अनशन पर हैं। तो ऐसे में प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचेगा राज्यपाल से मिलने के लिए तो एक ज्ञापन सौंपेगा, और उस ज्ञापन में तमाम तरह की बातें जो होंगी वो प्रतिनिधिमंडल जो है वो ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराएगा। और देखना होगा इसमें क्या कुछ बात फिर निकल कर सामने आती है। चूँकि राज्यपाल ने पहल की है इस पूरे मामले में, अब मंत्रणा कर रहे हैं। इस वक्त प्रशांत किशोर को देखिए, अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, दोनों के बीच बातचीत चल रही है, मंत्रणा चल रही है कि किस तरीके से प्रतिनिधिमंडल जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचेगा, वहां अपनी बात जो है वो रखेगा। देखना होगा आगे रणनीति किस तरीके से बनती है और किस तरीके से सारी बातें पहुंचती हैं राज्यपाल के पास प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पहल के बाद अब एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और ज्ञापन के माध्यम से सारी बातें रखेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, और कितना वक्त है? ये प्रतिनिधिमंडल कब पहुंचेंगे राजभवन और राज्यपाल से कब मुलाकात होगी? क्या कोई ऐसी भी योजना बनाई गई है कि किन किन बातों को वहां पर रखना है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का वह वक्त होगा जब प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचेगा और राज्यपाल से मुलाकात करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर की बातों पर अगर आप ध्यान दें तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन हम अपनी बात पहुंचा देना चाहते हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, गार्जियन होते हैं राज्यपाल। और अब हम चाहते हैं कि छात्र जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दें। अपनी बात हठधर्मिता की बात नहीं, हम अपनी बात उन तक पहुंचा देना चाहते हैं। और सारी जो डिमांड होगी उसका एक ही निचोड़ होगा। इस पूरे मामले पर एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो डिमांड करेगा कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी आयोग जो है, बीपीएससी हो या सरकार हो, अपने फैसले पर अडिग है और वो सबूत की मांग कर रहा है, वो किसी भी तरीके से अपने फैसले को बदलना नहीं चाह रहा है। तो एक उच्च स्तरीय डिमांड इनकी मांग है कि कुछ स्तरीय कमेटी गठित कर दी जाए
जो पूरे मामले की जांच करे। यही लब्बो लुआब है आज की बैठक का, और राज्यपाल से जो मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल, उसके डिमांड का देखना होगा। अब जो डिमांड करेगा ये प्रतिनिधिमंडल, उसके बाद इस पूरे मामले में राज्यपाल क्या पहल करते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि जब ये मुलाकात होगी तो बात बनती है या नहीं, या राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ संदेश दिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और फिलहाल इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज उजियारपुर, मुक्तापुर और वारिसनगर में विकास योजना का जायजा लिया है। प्रगति यात्रा के दौरान शेखपुर में बनने वाले अस्पताल का भी शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं पर बातचीत भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति यात्रा समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। जीविका दीदियों से यहां पर भी बातचीत की गई, उनसे भी सीधा संवाद किया गया। उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान जल्द से जल्द निकालने की बात भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। तो देखिए, शुरू से अब मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं, तो महिलाओं की संख्या, जिनको हम जीविका कहे, तो जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख, और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे थे। जब उसमें था ही नहीं शहर में, तो हम बाद में तय किए कि नहीं, कहीं नहीं हो सकता, शहर में भी करते। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकलने आप लोगों को भी कहेंगे हम, आप पैदा हुए कौन? माता ना पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में वारिसनगर प्रखंड के शेखोपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक अस्पताल का निर्माण होना, उसका शिलान्यास किए हैं, जिसके बाद उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। अब वो स्टॉल पे भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों का उनके द्वारा जायजा लिया जा रहा है। और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे खुद उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री एवं अन्य यहाँ के जो स्थानीय कल्याणपुर के जो हैं वो मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार स्टॉलों का निरीक्षण किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे है। और अब इस काउंटर पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री और लोहिया स्वच्छता योजना के तहत चलने वाले कार्यों का उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा काउंटर पहुँच करके निरीक्षण किया जा रहा है। और उसके बाद जिस प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार काउंटरों पर विकास कार्यों का जो किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और ये शेखोपुर पहुँचे जहाँ पे जो पंचायती राज विभाग के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उनका जायजा मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं मकर संक्रांति को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रगति यात्रा पर जाने से पहले सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। विजय सिन्हा ने अपने आवास पर ही इस भोज को रखा। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हमारे बड़े ही पवित्र और भगवान भास्कर का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उनका आगमन नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचार, और स्वामी विवेकानंद जी का कल जयंती था। आज वैसे संतों की वाणी 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है और ये कार्यक्रम पूरे बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि उन्होंने अब तक डीके कौन है इसका खुलासा भी नहीं किया है, लेकिन बिहार के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक उनके बचाव में आ गए। इसका मतलब ये बचाव करने वाले लोग भी डीके के पार्टनर हैं। कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। क्यों भाई? हमने ना तो भाजपा का नाम लिया, ना तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना तो मोदी जी का नाम लिया। अब डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये लोग बचाव में कैसे आ गए, क्यों आ गए भाई? और इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने भी तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस आदमी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है उसके साथ मेरा नाम घसीटना गलत है। यादव ने अगर मेरा नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है? क्योंकि उनके पिताजी के राज में जो है वहां पे जो है आपका आदमी तो आदमी सही, महिलाएं नहीं चल सकती थी, 5 बजे कुंडी लग जाता था, और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे, और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। वहीं तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वाले आरोपों पर मंत्री नितिन नवीन ने भी पलटवार कर दिया और उन्हें अपने पिता के कार्यकाल की याद दिलाई है। तेजस्वी यादव जी को शायद अपने पिताजी का कार्यकाल याद नहीं है, किस प्रकार से हर चीज़ों में फिरौती हो, अपहरण के उद्योग चलते थे, पूरी तरह से नक्सली घटना कराने के लिए सरकार के इन्वॉल्वमेंट नज़र आते थे। तो कहीं ना कहीं लालू जी का रिजिम उनको याद नहीं है। और तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी, जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा, वो कहीं ना कहीं आप ही के समय के कार्यकाल का विषय है। तो जो जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा विचार आता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपशब्द लिखे जाने की केसी त्यागी ने कड़ी निंदा कर दी है। साथ ही तेजस्वी यादव के बिहार में डीके टैक्स वाले आरोपों पर भी पलटवार किया है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुनाव के मौके पर आरोप प्रत्यारोप, टैक्स, वो अपने ज़माने भूल गए जब जजिया टैक्स लगता था पटना के अंदर भी और पटना से बाहर भी, और जो उस समय के व्यापारियों का जो पलायन है वो उसी दौर का है, वो आरजेडी के नेता भूल जाते हैं। वहीं गया से बड़ी खबर आ रही है। करीब 50 लाख की शराब जब्त हुई है। ट्रक के तहखाने में शराब की बड़ी खेप रखी हुई थी। यूपी नंबर की गाड़ी से शराब बरामद हुई। राजेपुर इलाके से शराब जब्त कर ली गई है। होली को लेकर ये शराब मंगाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब की बड़ी खेप जब्त कर ली गई है। ट्रक के तहखाने में शराब को रखा गया था। उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी से ये शराब बरामद हुई है। बढ़ते आगे, मोतिहारी पुलिस को सूखे नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान छतौनी इलाके में गांजे की इस बड़ी खेप को जब्त किया। सूखे नशे की ये खेप नेपाल से मोतिहारी की तरफ लाई जा रही थी, वो भी तेल के टैंकर में। पुलिस को देखते ही टैंकर का ड्राइवर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
बढ़ते आगे, गया में अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड औद्योगिक कॉरिडोर पर ग्रहण लग सकता है। रैयत मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस परियोजना में खराती पंचायत के गांव की 70% जमीन जा रही है। आरोप है कि डीएम और सीओ भी गांव वालों की नहीं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया को औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से केवल गया ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों को भी फायदा मिलेगा। कॉरिडोर के बन जाने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस कॉरिडोर से 7 राज्यों के बीच 20 शहरों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसके लिए 1000 से भी ज्यादा करोड़ की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। इस जगह पर सोलर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इंटरनेशनल कन्वेंशन, प्लास्टिक हब लगाए जाने का प्लान है और इसके लिए ही गया जिले में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें मुआवजा नहीं मिलने से रैयत नाराज हैं। किसान जो रियल पेपर है उसका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं और सीओ साहब हमेशा बुलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं जनता के साथ, पब्लिक जाती भी है तो कर्मचारी साहब मिलते नहीं हैं। सीओ कर्मचारी सीओ यही खेल चल रहा है। जब मोटेशन हुआ तो 1 एकड़ छात्र का खाता खोल दिया, बाकी बिहार सरकार कर दिया। ये गलती किसका? बिहार सरकार के मुलाजिम की गलती है, लेकिन भुगतना पड़ा सरकार को, हम पब्लिक को। अब ये मुआवजा देना चाहती है तो हम कहाँ जाएं? नहीं बनने तो नहीं देंगे, जान दे देंगे पर अभी जमीन नहीं देंगे। नहीं, हमारा जमीन सीओ ने नापी करवाया है, जो 5 भाई में सबका घर में हेल के नाप लिया है और कहता है बिहार सरकार है, घर छोड़ के भागना होगा। जो कि हमारा 1956 से लेके 88 तक उसका रसीद मेरे पास में है। और डीएम के यहाँ जाता है तो डीएम कहता है सीओ के यहाँ जाओ, और सीओ के यहाँ कहता है कि डीएम से आदेश नहीं है। दोनों में मिली जुली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है। बहुत आदमी केवाला करा लिया है लोग, और केवाला का कब्जा भी करे हुए है, उसको मतलब रसीद नहीं कटा, उसी के नाम पर डिमांड भी है। तो पैसा ले लिया फिर दोबारा निकाला जा रहा है। उसको क्या होना चाहिए? उसको मुआवजा मिलेगा तभी ना जमीन छोड़ेगा सर। एचएमपीवी वायरस से अलर्ट बिहार की है। एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां मुकम्मल शुरू कर दी है। पटना के आईजीआईएमएस और आरएमआरआई में जांच की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये कहा है कि अभी बिहार में 8 सैंपल की जांच कराई गई है और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। तैयारी का मतलब जांच की तैयारी, यदि कोई मरीज मिले तो उसके ट्रीटमेंट की तैयारी, सावधानी बरते इसके लिए लोगों को बताने की तैयारी, तो सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे यहाँ 2 जगहों पर जांच की व्यवस्था शुरू हो गई है, पटना के आईजीआईएमएस में और आरएमआरआई में। इन दोनों संस्थानों में 8 सैंपल के जांच हुए हैं। 8 सैंपल का रिपोर्ट निगेटिव आया है। और अब बात नीलगाय के आतंक की करेंगे। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में कई गांव नीलगांव के आतंक से परेशान हैं। फसलें बर्बाद होने के डर से किसान रतजग्गा कर रहे हैं। इसके बावजूद कई बार नीलगाय का झुंड फसलों को नुकसान पहुंचा ही देता है। किसान खेत में महीनों मेहनत करते हैं और तब जाकर ऐसी फसल लहलहाती है, पर नीलगाय का झुंड एक रात में पूरी मेहनत पर मिट्टी डाल देता है। किसानों को डर है कि गेहूं, चना, सरसों, धनिया की फसल की लागत निकल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि नीलगाय का झुंड इन फसलों को खा जाता है। और रोज दिन जो ऐसा आता है सारा फसल को चल जाता है। कितना गोरेगा ये लोग को? कौन फसल को चट कर जाता है? मसाला हुआ, मसूर हुआ, चना हुआ, किरा हुआ, लत फलहरी जितना होता है सब खा जाता है, एक को नहीं छोड़ता है। काफी संख्या में है। नीलगाय के आतंक के कारण इस ठंड में भी रात भर लाइट लेकर खेत की रखवाली ये किसान करते हैं। किसान ये बताते हैं कि नीलगाय खेत में घुसकर फसल तो खाती ही है, जो बची खुची फसलें होती है उससे भी रौंद देती है। सिसमा गांव के किसानों ने सरकार से फसल को बचाने की गुहार लगाई। अति बाले बच्चे कुल मर रहे हैं, बौख रहे हैं, यार की करे? बचा रहे हैं अभी फसल। वैसे ये बम दही बचो, समझो बचते ही कुछ। क्या चाहिएगा सरकार से? अरे चाहिए तो ये है मुक्ति की, कम से कम अगर बंदोबस्त कर दक्षिण, कम से कम नीलगाय को भगाने अति भगाबई क्या। सिसमा गांव की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है। नीलगाय की वजह से किसानों को हजारों एकड़ में लगी फसल
बर्बाद हो रही है। पैदावार नहीं होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। लखीसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जमुई के 2 प्रखंडों को जोड़ने वाले मांगो बंदर से गिद्धौर तक जाने वाली 6 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। कई बार लोग हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। जमुई जिले के 2 प्रखंडों को जोड़ने वाली मांगो बंदर और गिद्धौर सड़क मार्ग, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, वो जर्जर और बदहाल है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो सड़क मार्ग है और देखा जाए तो देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरफ से देख सकते हैं कि लोग आ जा रहे हैं, किस तरह से परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और बीते कई सालों से यही हाल है, जबकि यह सड़क मार्ग 2 नेशनल हाईवे 333 और 333A को जोड़ती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं इस सड़क मार्ग पर जो वाहन चालक है। अच्छा, क्या परेशानी होती है इस रोड से? बहुत परेशानी होता है, बहुत झोलता है गाड़ी, बहुत खराब है, जाने का मन नहीं करता है। कहाँ से कहाँ तक रोड जाती है? मांगो बंदर से गिद्धौर। क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत, बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। क्या आप लोग परेशानी होती है आने जाने में? हाँ, आना जाना होता है ना सर। हाँ, आना जाना होता है ना। कब से रोड खराब है ये? बहुत दिन से ना। बहुत, क्या बोली? बहुत दिन से रोड खराब है। बहुत दिन से खराब है। हाँ, दिक्कत होती है आने जाने? बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी पता नहीं। रोड बढ़िया बना दीजिए यार, सरकार। क्या बोली? रोड बना दीजिए, और क्या है? रोड बना दे। हाँ। तो देख सकते हैं रोड बनाने की मांग हो रही है। और बता दें कि 2 विधानसभा क्षेत्र जमुई और झाझा को जोड़ने वाली ये सड़क मार्ग है और साथ ही अगर कहा जाए 2 नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली है और इस रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। लेकिन अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ सड़क मार्ग। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी निविदा निकाली गई है और फरवरी महीने में निविदा की प्रक्रिया पूरी होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में, इस साल के अंत तक इस सड़क मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिससे आवागमन को सुविधा होगी और लोग आने जाने में लोगों को सुविधा मिलेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।